हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करें ना, तो इसको समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में ये बेसिक डिफरेंस क्या है। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में तो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता नहीं है। हाइजेनबर्ग का जो ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ये क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वैलिड है, ये हमारा क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं होता है। कैसे, ये हम लोग आगे समझेंगे विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमको डिफरेंशिएट करेगा कि हमारा क्लासिकल पार्टिकल और हमारा क्वांटम पार्टिकल डिफरेंट होता है। अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स को एक्सप्लेन करने के बारे में बात करें तो यहां पे आपको एक गन दिख रहा होगा और आपको एक बात पता है कि अगर हम गन को फायर करेंगे तो उससे जो बुलेट निकलेगा वो भी हमारा क्लासिकल होगा, जो कि हमको आंख से दिख रहा है। तो ये जो बुलेट होगा वो गन से सीधा निकलेगा और सामने ब्लॉक में जाके अटक जाएगा, उससे टकरा के गिर भी सकता है या उसमें जाके अटक जाएगा। यही पॉसिबिलिटीज है, ये आपको अच्छे से पता है। तो ऐसा ही होगा जैसे कि इस गन को फायर किया गया, इस गन को फायर करने के बाद इससे बुलेट निकल करके वो जा करके उस ब्लॉक में जाके अटक गया, क्योंकि इस पार्टिकुलर कंडीशन को, इस पार्टिकुलर फेनोमेना को हम पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही है क्लासिकल मैकेनिक्स। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, एक इलेक्ट्रॉन गन को अगर हम फायर करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गन को फायर किया गया तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो किधर जाएगा, इस चीज को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं? इसका कारण यह है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ वेव एसोसिएटेड है। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन के साथ अगर वेव एसोसिएटेड है तो वो जो इलेक्ट्रॉन है उसका बिहेवियर बदल जाएगा, वो नॉर्मल पार्टिकल के जैसा बिहेव नहीं करेगा। जैसे कि बुलेट को आप पहले से प्रेडिक्ट कर लिए थे। क्यों प्रेडिक्ट कर लिए थे? क्योंकि बुलेट का पोजीशन आपको पता था और इस पार्टिकुलर फेनोमेना का होने के बाद वो कहां जाएगा ये भी आपको पता था। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रॉन के साथ वेव एसोसिएटेड है। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो वेव है ये वेव में कहीं भी हो सकता है। एक पार्टिकुलर वेव में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन कहीं भी हो सकता है, इसका एग्जैक्ट पोजीशन हमको पता नहीं है। अगर हमको किसी भी चीज का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता है तो हम उस पार्टिकुलर केस में हम बोलेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो लोकलाइज्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड है, वहां पे इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है, उसका पोजीशन फिक्स्ड नहीं है। जिस कारण से जब भी इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता है तो उसके साथ कुछ भी बिहेवियर हो सकता है, वो निकल करके आगे ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मूव कर सकता है। अगर उसके सामने एक ब्लॉक रख दे तो ऐसा भी हो सकता है कि उस ब्लॉक को वो पार कर जाए, ठीक ना। लेकिन क्लासिकल पार्टिकल में हम प्रेडिक्ट किए, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन गन से निकल के किधर जाएगा। यह है बेसिक डिफरेंस आपका क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में। आप क्लासिकल में प्रेडिक्ट 100% एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटम में आपका प्रोबेबिलिटी का केस आता है कि आपको प्रोबेबिलिटी के साथ ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि इतना परसेंट चांस है ये होने का, इतना परसेंट चांस है ये होने का। मतलब कि किसी भी कंडीशन को आप बता रहे हैं कि आपके ये इलेक्ट्रॉन गन से निकलने का और इस जगह से टकराने का क्या चांसेस है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी में आपको बताना पड़ेगा, ना कि आप 100% एक्यूरेसी के साथ आप किसी भी घटना को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम है क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में। अब हम लोग आगे बात करेंगे विथ एग्जांपल कि क्लासिकल मैकेनिक्स में कैलकुलेशन, मतलब कि एक न्यूमेरिकल मेथड को यूज करके देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स डिफरेंट कैसे है और हम लोगों का किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझते हैं। अगर हम यहां पे हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं तो यहां पे आपको क्लियरली यह दिख रहा है कि क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स का हम दो अलग अलग कॉलम बना के रखे हुए हैं। तो जैसे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसा एक कंडीशन समझ लीजिए कि हमारे पास एक बस है,
ठीक है, और वो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूव करेगा। और इस बस का वजन हमारा मान लेते हैं कि 1000 केजी होगा। छोटा सा बस है जिसका वजन हम 1000 केजी मान लिए, जो कि एक्सीलरेट कर रहा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और टाइम है 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद इसका पोजीशन भी डिटरमाइन करना है और मोमेंटम भी डिटरमाइन करना है। तो अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स से पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन करने के बारे में बात करें तो देखिए कैसे हम एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं विथ क्लासिकल मैकेनिक्स। अगर हम टाइम हमको दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है s = ut + ½ at²। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारा जो ये बस है ये हमारा रेस्ट में है। किस में है? रेस्ट में है। और उसके बाद ये मूव करेगा 10 सेकेंड तक और पहुंचेगा कहां पे? x2 पे। ठीक है ना, ये कहां से? यहां से मूव करके x2 तक पहुंचेगा। तो 10 सेकंड के बाद वो x2 पे पहुंचेगा। तो x1 से लेकर के x2 तक का जो डिस्टेंस है बाबू वो हमारा s है। कितना है? s है। ठीक है, अब यहां पे s = 0 × 10 करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम हमारा 10 सेकंड है। हाफ at², a हमारा 3 है, t हमारा दिया हुआ 10 सेकंड है। यहां से हमारा जो डिस्टेंस है x1 से लेकर के x2 तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा 150 मीटर आ गया। मतलब कि हमको पोजीशन का 10 सेकंड के बाद एग्जैक्ट पता चल गया है। ठीक उसी प्रकार थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग वेलोसिटी निकालने के बारे में बात करेंगे कि हमारा इस जगह पे पहुंचने के बाद बस जब यहां पे पहुंचेगा इस पार्टिकुलर समय पे इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का v = u + at। अब यहां पे u 0 है क्योंकि रेस्ट पे था, और एक्सेलेरेशन हमारा 3 हो जाएगा और टाइम हमारा 10 है। ये अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो यहां पे ये अगर आपको क्लियर है कि यहां पे अगर कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, तो यहां पे आपको एक बात समझना होगा कि v का वैल्यू हमारा कैलकुलेट हो गया है। जैसे v कैलकुलेट हो गया है, ये v तो 10 सेकंड पे कैलकुलेट हुआ है, तो मोमेंटम अगर निकालेंगे तो मोमेंटम भी निकल जाएगा। मतलब कि 10 सेकंड के बाद एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपका मोमेंटम और पोजीशन दोनों ही कैलकुलेट हो गया है बिना किसी एरर का। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये चीज बहुत आसान था क्योंकि हमको पोजीशन और मोमेंटम पता करना बहुत आसान होता है क्योंकि ये प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, इसीलिए क्लासिकल मैकेनिक्स में आप एक इंस्टेंट पे पोजीशन और मोमेंटम दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए वैलिड नहीं है, वो तो क्वांटम मैकेनिक्स के लिए वैलिड है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करें तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझिए कि ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है, क्वांटम मैकेनिक्स का जो पार्टिकल ले रहे हैं क्वांटम पार्टिकल, वो हमारा एक इलेक्ट्रॉन है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका बिहेवियर को बड़ा ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन एक वेव के साथ एसोसिएटेड होता है। अब वेव के साथ एसोसिएटेड होने का मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है आप जिसको देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां भी। इस पार्टिकुलर वेव में ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है। इसका पोजीशन तो फिक्स्ड ही नहीं है। मतलब कि इस पोजीशन से लेकर के यहां तक, यहां पे जो आप देख रहे हैं यहां से लेकर के यहां तक, इस जगह पे इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है। मतलब कि इस पार्टिकुलर वेव में हमारा इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड नहीं है। इस पार्टिकुलर वेव में भी एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं है इलेक्ट्रॉन का। अगर इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड पोजीशन नहीं है तो यहां पे इलेक्ट्रॉन का पोजीशन निकालना पड़ेगा हमको। अगर हम इस वेव में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन प्रेडिक्ट करते हैं, क्या उस समय तक ये वेव ही आगे नहीं निकल जाएगा क्या? अगर वेव ही आगे निकल जाएगा तो हमारा मोमेंटम का पता नहीं चलेगा। मतलब कि अगर हम इस पार्टिकुलर केस में पोजीशन का पता कर रहे हैं तो हमारे हाथ से मोमेंटम छूट जा रहा है, और अगर हम वेव का मोमेंटम पता कर रहे हैं तो पार्टिकल तो पहले से ही हमारा प्रेडिक्ट किया हुआ नहीं है, तो हमारा पार्टिकल का पोजीशन छूट जाएगा। ये बड़ा समस्या है। अब यहां पे एक्यूरेसी के साथ ना हम पोजीशन निकाल पा रहे हैं और ना ही एक्यूरेसी के साथ मोमेंटम निकाल पा रहे हैं। तो यहां पे हाइजेनबर्ग ने अपने अनसर्टेनिटी के बारे में बात किया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में बात किया। तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मोमेंटम और पोजीशन को लेकर के है। तो मोमेंटम और पोजीशन को लेकर के हमारा हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, चलिए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं।
तो हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है इट स्टेट्स दैट इन एनी साइमल्टेनियस डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज इज इक्वल टू और ग्रेटर देन प्लैंक्स कांस्टेंट। मतलब कि अगर एक साथ साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ पोजीशन और मोमेंटम डिटरमाइन किया जाए किसी भी पार्टिकल का, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना अनसर्टेनिटी का, वो मतलब कि हमारा अभी देखे ना इलेक्ट्रॉन का पोजीशन भी अनसर्टेन था। जब हम उसका पोजीशन को सर्टेन कर रहे हैं तो मोमेंटम अनसर्टेन हो जा रहा था। तो जब अगर हम मोमेंटम को सर्टेन किए तो हमारा पोजीशन अनसर्टेन हो जा रहा था। तो दोनों का अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट है वो हमारा या तो इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होगा या फिर उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट एक बहुत ही छोटा वैल्यू होता है जिसका वैल्यू आपको पता होगा 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये हम ऐसे बोल दिए हैं, लिखा हुआ कहीं नहीं है। आप बोलिएगा तो हम यहां पे h का वैल्यू लिख देते हैं और h का वैल्यू हो जाता है h इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू होता है, बहुत बहुत छोटा वैल्यू है जो कि आपको दिख रहा है। ठीक है, बहुत कोई इसको 6.63 भी लिखते हैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, आप भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इसको थोड़ा जो और एक्यूरेट बनाया गया। ये तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जस्ट बताया गया विथ डेफिनेशन, लेकिन जब इसको और एक्यूरेटली देखा गया कि इस अनसर्टेनिटी को और कितना एक्यूरेट बना सकते हैं, तो जब एक्यूरेसी के पे हम बात किए तो ये वैल्यू h का वैल्यू तो पहले से छोटा था, इसको और छोटा किया गया, छोटा करके h क्रॉस बाई 2 बना दिया गया। अब ये h क्रॉस का मतलब क्या है? h क्रॉस का मतलब होता है h बाई 2 पाई। 2 पाई से डिवाइड कर देने पे इसको हम लोग h क्रॉस कहते हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट को 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा h क्रॉस बन जाएगा। h क्रॉस बाई 2 करेंगे तो ये जो वैल्यू आया ये हमारा ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होता है। कहने का मतलब कि पोजीशन का अनसर्टेनिटी और मोमेंटम का अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा वो या तो इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन h क्रॉस बाई 2 आएगा। ऐसा पोजीशन मोमेंटम हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पे टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी का बात होगा। अभी तक तो हम लोग देखें पोजीशन और मोमेंटम के बारे में, अब आगे बात करेंगे टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी। अब टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी भी ना कहीं पोजीशन को और मोमेंटम को लेकर के ही हम लोग बनाएंगे। अगर हम टाइम एनर्जी अनसर्टेनिटी के बारे में बात करें तो यहां भी साइमल्टेनियसली अगर आप डिटरमाइन करते हैं टाइम और एनर्जी तो उसका जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा वो भी हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट के बराबर या फिर ग्रेटर देन आएगा। ठीक वही सेम डेफिनेशन जो कि आप समझ रहे हैं, ठीक है ना, वही सेम डेफिनेशन होने वाला है। तो यहां पे ई डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी मतलब एनर्जी का जो हमारा अनसर्टेनिटी है, जो कि आपका रेंज होगा, जो सर्टेन एनर्जी नहीं होगा, जो एनर्जी में डिफरेंस आएगा, जो अनसर्टेन एनर्जी है और जो अनसर्टेन टाइम है, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा। थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ बात करें तो यही प्रोडक्ट h क्रॉस बाई 2 के बराबर या फिर ग्रेटर देन आएगा। ठीक है ना, इससे अब देखो अनसर्टेनिटी तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेट है ना, अगर बहुत ज्यादा भयानक टाइप का आप कैलकुलेट कर दिए हैं दोनों के बीच का, तो आपका h क्रॉस बाई 2 का एरर तो आएगा ही इन दोनों का प्रोडक्ट। h क्रॉस बाई 2 का एरर आना ही है अगर बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ आप काम किए हैं। इसका अगर आप अनसर्टेनिटी निकाले हैं, इसका अनसर्टेनिटी निकाले, मतलब कि ये जो एरर का डिफरेंस है, ये जो एरर का डिफरेंस है, ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे और बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी करोगे तो भी h क्रॉस बाई 2 के बराबर ही आएगा। इससे कम आप नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एक्यूरेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यही तो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये अनसर्टेन है, आप एक समय पे एक ही साथ मोमेंटम और पोजीशन नहीं निकाल सकते, ये तो डेफिनेशन था। और ठीक उसी प्रकार जैसे कि मोमेंटम और पोजीशन नहीं निकाल सकते, उसी प्रकार एनर्जी और टाइम का भी अनसर्टेनिटी आप नहीं निकाल सकते। एक ही समय पे आप एनर्जी और समय एक ही साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पे इस चीज का डेरिवेशन होगा। अगर हम लोग पोजीशन मोमेंटम का हम लोग डेफिनेशन देख लिए थे, तो अब हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कि हमारा जो टाइम और एनर्जी के बीच में जो डेरिवेशन है वो कैसे होगा। अगर हम डेरिवेशन के बारे में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है क्या है, E k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर।
अब इसके अनसर्टेनिटी के बारे में बात करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ ई के इज गिवन बाय दिस, डेल्टा ई के करेंगे तो डेल्टा जैसे लगेगा, मास तो कांस्टेंट है, हाफ कांस्टेंट है, निकल जाएगा बाहर, और ये डिफरेंशिएट जब होगा भी स्क्वायर तो यहां पे 2 आएगा, 2 और हाफ कट जाएगा, ठीक है ना, तो एम भी डेल्टा भी आ जाएगा। क्या जाएगा? एम भी डेल्टा भी। यहां पे मास और डेल्टा भी को हम लोग डेल्टा पी लिख सकते हैं, विच इज चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा भी को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा पी। अब इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब जो हमारा वेलोसिटी होता है वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होता है, ये हमको पता है। वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है? डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हमारा इक्वेशन 2। अब इसी इक्वेशन को भी का वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट कर दे इक्वेशन 1 में तो हमारा ई के का वैल्यू क्या हो जाएगा देख लें। तो यहां पे इक्वेशन 1 और 2 को यूज करेंगे। इक्वेशन 1 का वैल्यू भी डेल्टा पी था और यहां पे भी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जैसे ही इक्वेशन 1 में हम पुट किए डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, ये हमारा फॉर्म कुछ ऐसा आ गया। अब यहां पे डेल्टा टी को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा ई के और डेल्टा टी आ जाएगा, जो कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी के बराबर है। और हम लोग जानते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, हाइजेनबर्ग का जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो कहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का जो डिफरेंस है, जो अनसर्टेनिटी है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच है। ठीक उसी प्रकार तो डेल्टा ई और डेल्टा टी का भी हमारा वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एच होगा। अब थोड़ा और एक्यूरेसी के साथ बात करेंगे तो ये हमारा डेल्टा ई के और डेल्टा टी एच क्रॉस बाई 2 के बराबर आ जाएगा। तो ये हमारा डेरिवेशन था एनर्जी टाइम का अनसर्टेनिटी का। एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी का जो डेरिवेशन है वो आपको क्लियर होगा। अब इसी प्रकार एक और डेरिवेशन हम लोग देखेंगे। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर पोजीशन अनसर्टेनिटी का हम डेरिवेशन देखेंगे। अभी तक जो बताया गया वो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और अभी जो बात करेंगे वो एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन के अनसर्टेनिटी का बात करेंगे। तो हर एक केस में हमको पता होना चाहिए कि हमारा अनसर्टेनिटी है क्या। अनसर्टेनिटी का सबसे पहला स्टार्ट कहां से हुआ था? पोजीशन मोमेंटम से। फिर हम लोग सीखे अनसर्टेनिटी का एनर्जी टाइम के बारे में। अब अनसर्टेनिटी का एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन के बारे में बात करेंगे। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर पोजीशन को वेरीफाई करने की बात करें इसके अनसर्टेनिटी के वैल्यू को, तो ये हमारा वैल्यू होता है डेल्टा एल और डेल्टा थीटा का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होगा। ये हमारा अनसर्टेनिटी है। अब इसके डेफिनेशन के बारे में बात करें तो वही होगा कि साइमल्टेनियसली अगर आप एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर पोजीशन निकालने जाते हैं तो उन दोनों का जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। फिर मोर एक्यूरेटली करेंगे, फॉर मोर एक्यूरेसी के साथ जाएंगे तो हमारा एच क्रॉस बाई 2 आएगा। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर हम आगे बात करते हैं तो ये जो हमारा होने वाला है इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। अब ये क्या है कि यहां पे बोला ये गया है कि एज द पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विल अप्लाई इन अ डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। मतलब कि अगर कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मान लीजिए कोई पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में गोल गोल मूव कर रहा है, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में गोल गोल मूव कर रहा है तो आपका जो अनसर्टेनिटी है प्रिंसिपल अप्लाई होगा इन अ डायरेक्शन टेंजेंट टू द सर्कल। कहां पे? सर्कल के टेंजेंट पे अप्लाई होगा, ठीक ना। सर्कल के टेंजेंट पे हमेशा अप्लाई होगा, ये बात को आपको समझना है। तो यहां पे डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इज ग्रेटर देन एच क्रॉस बाई 2 होता है, ये हमको पता है। अगर हमको ये चीज पता है तो डेल्टा एक्स जो होगा वो हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दिख रहा है, ये हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा कि हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई आर, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई आर होगा और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। क्यों? डेल्टा थीटा देखो एंगल जो होता है वो आर्क बाई रेडियस होता है ना, ये आपको पता भी है। एंगल क्या होता है? आर्क बाई रेडियस, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला लिख दिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। तो थोड़ा और आगे बढ़े तो डेल्टा एक्स का वैल्यू निकाले तो ये आर डेल्टा थीटा आ गया। तो ये हमारा प्रिंसिपल था जिसको इक्वेशन 1 माने थे, ये हमारा इक्वेशन 2 डेल्टा एक्स का वैल्यू। फिर डेल्टा पी निकालेंगे। अगर हम एंगुलर मोमेंटम के बारे में बात करें, एल जिसका फॉर्मूला हमको पता है एम वी आर होता है, ठीक है ना। तो सर्कल के अकॉर्डिंग ये हमारा एम वी आर होगा। तो एम वी को हम लोग पी लिखेंगे और आर को आर लिखेंगे, पी इंटू आर हो जाएगा। तो डेल्टा पी इज इक्वल टू डेल्टा एल बाई आर होना है,
डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा L बाई आर होगा। तो यहां पे डेल्टा P का वैल्यू को हम इक्वेशन 3 मान लिए और डेल्टा X हम लोग पहले से निकाले हुए थे। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और यहां पे है इक्वेशन 3, तीनों को जब हम यूज करेंगे तो डेल्टा X का वैल्यू पुट करते हैं, डेल्टा P का वैल्यू पुट करते हैं, तो यहां R और R जाएगा चांद पे। तो डेल्टा थीटा डेल्टा L जो होगा वो ग्रेटर दैन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2 आएगा और हमारा फाइनल डेरिवेशन एंगुलर मोमेंटम का क्लियर हो गया है। उम्मीद करते हैं आपको यह बात अच्छे से समझ में आ गया। इसके साथ एक न्यूमेरिकल हम आपको बताने का कोशिश करेंगे, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि देखो सॉल्व अगर हम कर दिए, हम बना दिए, तो आप क्या सीखे? हम चाहेंगे कि आप उसको खुद से सीखो, खुद से बनाओ। ठीक है, कैलकुलेट खुद से करो, लेकिन एक डायरेक्शन देंगे, एक दिशा देंगे कि उसको बनाना कैसे है, वो जरूर सिखाएंगे। तो चलिए, एक न्यूमेरिकल है आपके सामने जो कि कहता है कि द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ 0.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन आर साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड। मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसका एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसका मोमेंटम और पोजीशन को एक साथ डिटरमाइन किया जा रहा है। अगर उसके पोजीशन, इफ इट्स पोजीशन इज लोकेटेड विद इन 0.2 nm, अब इसका मतलब समझो, अगर उसका पोजीशन जो है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, वो आपका 0.2 nm में कहीं भी हो सकता है। मतलब कि अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक रेंज है, ठीक है, हमारे पास एक रेंज है, इस चीज को आप समझिएगा, हमारे पास एक रेंज है कुछ यहां से लेकर के यहां तक के बीच का। ये जो रेंज है, इस रेंज में, इस रेंज का वैल्यू है 2 nm मान लेते हैं, ऐसा मान ही सकते हैं कि इसका रेंज का वैल्यू है 2 nm। इसका मतलब ये कि इस बीच में पार्टिकल यहां भी, यहां भी, यहां भी, यहां कहीं भी हो सकता है। पार्टिकल का पोजीशन हमको पता नहीं है, पार्टिकल यहां भी हो सकता है, यहां नहीं होके यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। मतलब कि यहां पे वो अनसर्टेन है, उसका अनसर्टेनिटी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 nm। यानी कि यहां पे जो वैल्यू गिवन है, यहां पे हम गिवन वैल्यू की बात करें तो यहां पे डेल्टा x का वैल्यू 0.2 nm गिवन है और जो एनर्जी दिया हुआ है वो एनर्जी 0.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है। इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए 0.5 इंटू 10 का पावर 3, किलो है तो 10 का पावर 3, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 जूल हो जाएगा। ये हमारा एनर्जी निकल गया और यही एनर्जी को हम लोग लिखेंगे तो ये रूट अंडर 2mp नहीं, ये रूट अंडर 2mp नहीं, यहां पे माफ कीजिएगा, यहां पे हम लोग फॉर्मूला जानते हैं p का, हम लोग निकालेंगे अभी p। क्या निकालेंगे? p। अगर हम p के बारे में बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है 2me। यहां से आप मोमेंटम निकाल सकते हैं, मोमेंटम तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अब बात यह है कि हमको परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी निकालना इन मोमेंटम। यहां पे p का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से सॉल्व करके आप p का वैल्यू निकालिए। ठीक है, p का वैल्यू क्या होगा वो आपको खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। और p का वैल्यू जैसे ही कैलकुलेट करोगे तो आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, तो डेल्टा x और डेल्टा p का जो प्रोडक्ट होगा ग्रेटर देन इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू मत लिखो, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लिख करके यहां पे लिखो इक्वल टू h क्रॉस बाई 2। ठीक है, यहां पे आपको डेल्टा x का वैल्यू पता है तो डेल्टा p का वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो h क्रॉस बाई 2 इंटू डेल्टा x। यहां पे आप डेल्टा p का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आप डेल्टा p का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना, तो आपको डेल्टा p पता चल गया, तो परसेंटेज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम अगर हमको निकालना है तो वो हमारा डेल्टा p बाई p इंटू 100 हो जाएगा। और डेल्टा p आप यहां से कैलकुलेट कर लिए हैं क्योंकि आपको डेल्टा x का वैल्यू पता था, डेल्टा p पता है और यहां से p का वैल्यू निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कीजिए और कमेंट में ये लिख के बताइए कि आपका ये आंसर आया है। तो जिसका भी आंसर आएगा उसके कमेंट को हम लाइक करेंगे और अपनी तरफ से ढेर सारा प्यार भी देंगे।
ठीक है। और उम्मीद करेंगे आप अपने लाइफ में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और इसी टाइप का ढेर सारा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। यहां पे हम कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं किए हैं, कैलकुलेशन कंप्लीट आपको करना है और कैलकुलेशन करके ही आपको सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन किस तरह का था, ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। आपका क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको अनसर्टेनिटी को भी समझाने का कोशिश किए और अनसर्टेनिटी का जितना डेरिवेशन था वो भी हम आपको बता दिए। तो आज के लिए इतना ही। क्वांटम मैकेनिक्स के इस लेक्चर में आगे और हम लोग देखेंगे कि हम लोग कौन से टॉपिक को और आसानी से इस तरह से देख सकते हैं और एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे आपको यहां पे नोट्स के फॉर्म में हम लिख के दिखाए, इस तरह से अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा और आपको फुल मार्क्स आएगा। आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, जिससे आपका फ्यूचर में आपका अगर IIT जैम, गेट या फिर नेट के एग्जाम्स देते हैं उसमें भी आपको बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये वीडियो, ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।